हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जान ईबो को अपने साथ नॉर्थ सिटी नहीं ले जाना चाहता। अब आगे अगली सुबह जान और ईबो दोनों नॉर्थ सिटी के लिए निकल गए। ईबो अपने साथ अपनी गाड़ी लेकर आया था जो बुलेट प्रूफ थी। उस पर बम का भी कोई असर होने वाला नहीं था। वो अपने साथ अपने दो चहेते बॉडीगार्ड भी लाया था ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उनका ख्याल रख सके। पहले तो कुछ घंटों तक शहर बिल्कुल साफ दिख रहा था, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे शहर बहुत ही ज्यादा डरावना दिखने लगा। वो दोनों पुलिस की नजरों से बचना चाहते थे, इसलिए पहाड़ों के रास्ते से जाना सबसे आसान था। जान को इस रास्ते के बारे में इसलिए पता था क्योंकि उसने कई बार शिदायुन अंकल को इस रास्ते से जाते हुए देखा था। एक बार तो वो उसे भी उसी रास्ते से लेकर घर आए थे। जान की याददाश्त बहुत तेज थी, इसलिए उसे शहर का चप्पा चप्पा पता था कि कहाँ पर क्या है। करीब 10 घंटे बाद वो उस जगह तक पहुंच गए। अब रात होने वाली थी। खिड़की के बाहर देखते ही जान बुरी तरह से चौंक गया। अब तो शहर की हालत और भी ज्यादा खराब थी। हर जगह कचरा फैला हुआ था, जगह जगह पर आग लगी हुई थी, जैसे वहां पर कोई लड़ाई चल रही हो। उसे मन ही मन अब डर लगने लगा था, क्योंकि पहले तो इस हिस्से में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उसने जब एक आदमी की लाश देखी तो उसकी सांसें फूलने लगी। जान को ऐसी हालत में देखकर ईबो ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और कहा कि तुम्हें इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब कहीं पर भी लड़ाई शुरू होती है तो सबसे पहले इंसानियत खत्म होती है, इसलिए तुम सिर्फ उस बात पर ध्यान दो जो तुम यहाँ पर करने आए हो। तभी अचानक कार एक जगह पर जाकर रुक गई। जान कार से बाहर देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर बात क्या है, पर ईबो ने उसे मना कर दिया और कहा कि तुम चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो, तुम्हें किसी भी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर थोड़ी देर बाद अचानक उसे गोली चलने की आवाज आई। ईबो ने कसकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद कार फिर से चलने लगी, जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। जान ने आंखें खोलकर जब पीछे की तरफ देखा तो कुछ लोग खून से लथपथ होकर सड़क पर पड़े थे। वो मन ही मन सोचने लगा कि अच्छा, जब किसी जगह ऐसे हालात होते हैं तो ऐसा कुछ होता है। लोग ये भी भूल जाते हैं कि वो एक दूसरे को मार रहे हैं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि जान को इन बातों से डर नहीं लग रहा था। वो मन ही मन बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ ईबो उसे एक पल के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें पता था कि शहर के हालात खराब होंगे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि शहर के हालात इतने ज्यादा बुरे होंगे। लोग एक दूसरे को मार रहे थे, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कोई भूख से तड़प कर मर रहा था। तभी जान को एहसास हुआ कि शहर के साउथ साइड में तो लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर तो लोग सब ऐशो आराम से रह रहे हैं। उन्हें तो ये पता भी नहीं है कि यहाँ के हालत इतने खराब है। पर यहाँ पर लोगों के हालत इतनी खराब क्यों है? देश का प्रशासन आगे कर क्या रहा है? उनकी आर्मी और शहर की सरकार इन लोगों की मदद क्यों नहीं कर रही है? कहीं इसके पीछे किसी तरह की साजिश तो नहीं? जान के मन में इसी तरह के बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तभी उसे लगा कि कहीं तो कुछ जरूर गड़बड़ है। तभी उसने अपना फोन निकाल कर देखा कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। अब मुझे समझ में आ रहा था कि वो क्यों इस शहर के किसी भी हिस्से को हैक नहीं कर पा रहा था। यहाँ तो नेटवर्क भी काम नहीं करता। पर जान के लिए खुशी की बात ये थी कि उसका फोन ईवो की कंपनी की सैटेलाइट से कनेक्टेड था, इसलिए वो दुनिया के किसी भी हिस्से में अपना फोन चला सकता था। अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखते ही जान ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि श्री दाऊयन अंकल यहाँ पर है। कोई आम आदमी इस तरह के माहौल में कैसे जिंदा रह सकता है? या तो वो अपनी फैमिली के साथ कहीं छुपे हुए हैं, या अब वो जिंदा ही नहीं है। जान की बात सुनते ही इबो ने कहा कि आई एम सॉरी जान, पर मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और अगर तुम कहो तो मैं अपनी दूसरी टीम को उन्हें ढूंढने के लिए भेजता हूँ। जान ने इबो की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी मन ही मन सोच रहा था। ईबो को इस बात का एहसास हो गया था कि जान के दिमाग में जरूर
कोई उल्टा प्लान चल रहा है। इसलिए उसने उसके कान खींचते हुए कहा कि तुम जरूर मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो ना? अब जल्दी से मुझे बताओ कि तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो। जान इबो की तरफ देखने लगा। उसने उसे पूरी बात बताते हुए कहा कि मैं लियांग खानदान के उस ठिकाने पर जाना चाहता हूँ जहाँ से वो सारे गैर कानूनी धंधे करते हैं। पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब उन लोगों की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि अगर इन सब में उन लोगों का हाथ नहीं होता तो वो अपने गैर कानूनी धंधे इतनी आसानी से कैसे चला पाते। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हर रोज उन्हीं के लोग आदमी काम करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे हिस्से में उन लोगों का ही कंट्रोल है और इसका खामियाजा यहाँ के मासूम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हमें ये पता करना होगा कि लियांग होंग ने और उसके गैंग के लोगों ने यहाँ पर ऐसा क्या छुपा रखा है। ईबो ने कहा, ऐसा करते हैं, हम अभी के लिए वापस चलते हैं, फिर पूरी तरह तैयार होकर हम वापस आएंगे पूरी तैयारी के साथ। थोड़ी देर सोचने के बाद जान ने भी कहा कि चलो वापस चलते हैं। शहर के उस हिस्से की हालत देखकर जान भी समझ गया था कि इस जगह पर ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। 7 साल पहले भी जान की वजह से इबो की जान खतरे में पड़ गई थी और वो इस बार ऐसा नहीं चाहता था कि इबो को फिर से कोई परेशानी हो। इसलिए उसने सोचा कि वो दोबारा से कोई दूसरा प्लान बनाकर यहाँ वापस आएगा। जान की बात सुनकर इबो चौंक गया। उसे नहीं लगा था कि जान इतनी आसानी से उसकी बात मान जाएगा। इसलिए उसने दोबारा पूछा, क्या तुम श्योर हो कि हम यहाँ से वापस चले? और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अकेले आने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मैं खुद ही तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगा, ताकि तुम कहीं भी अकेले जाने के लायक ही नहीं रहोगे। ईपो की बात सुनकर जान मुस्कुराने लगा और कहा कि ठीक है, मैं यहाँ पर अकेले नहीं आऊँगा कभी भी। तभी गाड़ी अचानक से मुड़ी और जान और इबो के सर आपस में टकरा गए। तभी एक बॉडीगार्ड ने कहा कि बॉस, हमारा कोई पीछा कर रहा है। बॉडीगार्ड के इतना कहते ही जान और इबो दोनों मुड़कर पीछे की तरफ देखने लगे। सच में एक गाड़ी से कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे। इबो मन ही मन सोचने लगा कि मुझे इस मौके पर क्या करना चाहिए। इबो ने ड्राइवर से कहा, तुम बिना कुछ सोचे गाड़ी तेज चलाओ। अगर हम उन लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इबो के इतने कहते ही ड्राइवर गाड़ी को तेज रफ्तार से आगे भगाने लगा। तभी इबो ने एक बॉक्स निकाला और उसमें से 2 गन निकालकर एक जान को देखते हुए कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही सिखा दिया है कि तुम्हें इसे कैसे चलाना है, इसलिए यहाँ पर किसी पर गोली चलाने से पहले एक बार भी सोचना मत, क्योंकि तुम यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हो। पहले तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए, उसके बाद किसी और के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए यहाँ पर तुम्हारे सामने कोई भी आता है तो तुम्हें उस पर गोली चलाने से पहले एक बार भी हिचकिचाना नहीं है। एक बार के लिए तो इबो के मन में विचार आया कि उसे सिंगापुर के किसी मिलिट्री ऑफिसर से बात करना चाहिए कि वो यहाँ पर किसी परेशानी में फंसे हुए हैं। पर फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ की आर्मी से लेकर यहाँ की सरकार तक पर लियांग खानदान का दबदबा है, इसलिए उनकी परेशानी और बढ़ सकती है। उन पीछा करते हुए लोगों से बचने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी कच्चे रास्ते पर ले ली। पर आश्चर्य की बात ये थी कि वो लोग अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उन्हें देखकर ये वो समझ गया था कि ये लोग अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। इसका मतलब ये लोग हमें बचाने नहीं बल्कि हमें मारने आ रहे हैं। जान अपने आप को शांत करने के लिए गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसके मन में एक ही विचार चल रहा था कि अगर ऐसे मौके पर मेरी तबीयत खराब हो गई तो ईपो के लिए परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो ईपो पर किसी भी तरह का बोझ नहीं बनना चाहता था। यहाँ पर आने से पहले जान ने एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन से संपर्क किया था और लगातार उनसे बात कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि सिंगापुर के वर्तमान प्रेसिडेंट के बेटे हैं और अगली बार वो भी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने वाले हैं।
जान ने तुरंत ही उन्हें मैसेज कर दिया कि वो अभी कहाँ पर है। उसने एक मैसेज युआन को भी कर दिया और उसे बता दिया कि अभी हम लोग इस जगह पर फंसे हुए हैं और अगर हम लोगों को कुछ हो जाता है तो तुम लोग हमें कहाँ पर ढूंढ सकते हो। उन दोनों को मैसेज करने के बाद जान वापस से उन गाड़ियों को देखने लगा जो उन लोगों का पीछा कर रहे थे। उन गाड़ियों को देखने के बाद जान ने कहा कि ईबो, जो भी गाड़ियां हमारा पीछा कर रही हैं वो कोई आम गाड़ी नहीं है। उन्हें देखकर लग रहा है कि वो आर्मी की गाड़ियां हैं। भले ही हमारी गाड़ी बुलेट प्रूफ है पर उनके पास ऐसी 4 गाड़ियां हैं। हमारी गाड़ी ज्यादा देर तक उनके हमले से बच नहीं पाएगी। फिर वो गाड़ी की सीट को चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इस गाड़ी में पैराशूट वाला सिस्टम है, इसलिए इस पर किसी तरह का हमला होता है या ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नीचे गिरती है तो हम लोग भी सीट के साथ हवा में उड़ जाएंगे। फिर वो ड्राइवर की सीट की तरफ मुड़ा और उसने कहा कि यहाँ से 5 किलोमीटर आगे एक मोड़ है, फिर वहाँ से दाएं लेकर सीधा पहाड़ी की तरफ चले जाना। फिर वहाँ पे पहाड़ी की एक चोटी आएगी जिससे हम इस गाड़ी के साथ छलांग लगा सकते हैं। जान के इस सुझाव को सुनकर ईबो बुरी तरह से चौंक गया। वो तो सीधे सीधे ये कह रहा था कि हमें पहाड़ी की चोटी से इस गाड़ी को सीधे जंप करा देना है। पर उसकी बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही थी, क्योंकि उन लोगों के हाथों मारे जाने से तो अच्छा है कि हम इस तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर लें। इससे पहले कि आगे कोई और कुछ भी कहता, पीछे वाली गाड़ी से लोग अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। उन लोगों के अचानक हमले से सभी लोग चौंक गए। तभी ईबो ने आओ देखा ना ताव देखा और ड्राइवर से कहा कि तुम बिल्कुल वैसा ही करो जैसा जान कह रहा है। गाड़ी को तुरंत पहाड़ी वाले रास्ते पर ले चलो। पीछे से अभी भी लोग उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। वो लोग लगातार उन पर हमला किए जा रहे थे। तभी जान ने कहा कि मैंने पहले ही हमारी लोकेशन के बारे में युआन और इस देश के एक बड़े नेता को बता दिया है। वो जल्दी ही हम लोगों को ढूंढ लेंगे। फिर जान ने अपना सीट बेल्ट लगा लिया और ईबो से कहा कि आई एम सॉरी ईबो, मुझे आज तुम्हें यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहिए था। ईबो ने जान की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बार बार उसके माथे को चूमे जा रहा था। भले ही जान अपना डर उसके सामने दिखा नहीं रहा था, पर वो मन ही मन बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे पता था कि जब गाड़ी पहाड़ी से नीचे की ओर गिरेगी तो सभी लोग पैराशूट से आसमान में ऊपर की तरफ चले जाएंगे। पर ऐसा हो सकता है कि आसमान में वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे और पता नहीं पैराशूट उन दोनों को कहाँ लेकर जाएगा। क्या हम दोनों अलग होने के बाद दोबारा मिलेंगे? कहीं कुछ गलत हो गया तो? ईबो के मन में भी इसी तरह के ख्याल चल रहे थे। वो जान की आंखों में देखने लगा। वो जान से और भी बात करना चाहता था, पर अभी और कुछ भी कहने के लिए उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। वो बार बार जान को बस इसी बात की तसल्ली दिला रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें दोबारा ढूंढ लूंगा। जान का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। उसने कसकर ईबो को अपनी बाहों में पकड़ लिया और फिर उसे चूमने लगा। वो तो बस इस बात पर भरोसा करना चाहता था कि अब जो भी होगा वो सब ठीक होगा। अब हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। जान ईबो के होठों को किस कर रहा था कि अचानक एक जोर से झटका लगा। पीछे से उन लोगों ने उन पर बम से हमला किया और अचानक ही वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। भले ही उनकी गाड़ी ऐसे अटैक्स के लिए बनी थी, पर बार बार हमला होने की वजह से उस गाड़ी का बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अब उस गाड़ी की आखिरी सांसें चल रही है। ईबो जान से अलग हो गया। फिर वो दोबारा जान की सीट बेल्ट को चेक करने लगा। उसने जान को एक बैग देते हुए कहा कि इसमें इमरजेंसी का सारा सामान है, इसलिए अगर तुम कहीं पे अकेले रहोगे तो इससे तुम्हें मदद मिलेगी। इसे हमेशा अपने पास रखना, इसमें कुछ पैसे भी है। जान को गाड़ी में बस एक ही बैग दिखाई दे रहा था, इसलिए उसने ईबो से पूछा कि और तुम्हारा इमरजेंसी बैग कहाँ है? ईबो ने देखा कि पहाड़ की चोटी अब सामने ही आने वाली है, इसलिए वो मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि मेरे पास भी एक बैग है, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। फिर उसने जान की घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम
चाहकर भी मुझसे अलग नहीं हो सकते ना, इसलिए ये घड़ी हमें हमेशा जोड़े रखेगी। जान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसका दिमाग अचानक ही खाली हो गया था। उसे उस समय इबो के चेहरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसके मन में एक ही ख्याल आया कि मेरी जिंदगी में इस इंसान के अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए अगर इससे कुछ हो गया तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। जान इससे पहले कि कुछ और कहता कि अचानक एक तेज आवाज आई और वो हवा में काफी ऊंचाई तक उछल गया। कार को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि हवा में जाते ही एक गुब्बारे जैसा गोल गोल बॉक्स बन गया था। ऐसे में उसके अंदर बैठे इंसान को किसी भी तरह की चोट नहीं लग सकती थी। जान ने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था और मनी मन वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि इबो को कुछ भी ना हो। तभी अचानक एक और तेज आवाज आई। जान समझ गया कि उनकी गाड़ी पहाड़ की ऊंची चोटी से अब नीचे गिर गई है और उसी की वजह से ये तेज धमाका हुआ है। उस धमाके की वजह से जान की अचानक ही आँख खुल गई। जान ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे अपने चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। असल में वो अभी भी उस गुब्बारे जैसे बॉक्स में था। वो मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं इवो कैसा होगा और किस हालत में होगा, क्या वो सेफ होगा, पता नहीं अभी वो कहाँ होगा, वो सही से लैंड तो कर गया होगा ना। इवो के बारे में इसी तरह बातें सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब ये दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तभी उसे महसूस हुआ कि वो जंगल में धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है। थोड़ी देर पेड़ों से टकराते हुए वो बॉक्स जमीन पर धड़ाम से गिर गया। तेजी से नीचे आने की वजह से जान को चक्कर आ रहे थे। अचानक ही उस बॉक्स से एक अजीब तरह की आवाज आने लगी। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, बॉक्स तेजी से नीचे की तरफ लुढ़कने लगा। कुछ देर बाद वो बॉक्स किसी चीज से जाकर जोर से टकरा गया और अचानक ही जान बेहोश हो गया। उसने बहुत कोशिश की अपनी आंखें खोलने की, लेकिन कुछ समय बाद उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। जब दोबारा उसने अपनी आंख खोली तो उसकी आंखों में बहुत तेज जलन हो रही थी और उसके पूरे शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो जोर जोर से सांसें लेकर अपने आप को पूरी तरह से शांत करने की कोशिश करने लगा, पर तभी अचानक उसे शराब की बहुत तेज बदबू आने लगी। उसका बदन पूरी तरह से किसी चीज से भीगा हुआ था। शराब की बदबू के बारे में सोचकर उसने मन ही मन कहा कि जंगल में तो ऐसी बदबू नहीं आती और ना ही उसे किसी तरह के जंगली जानवर की आवाज सुनाई दी है। कुछ मिनटों बाद वो फिर से अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगा। जब उसने देखा तो उसके आसपास एक बहुत तेज रोशनी जल रही थी। वो अपने बदन दर से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था, तभी वो तेज रोशनी वहां से गायब हो गई और चारों तरफ फिर से अंधेरा ही अंधेरा छा गया। पहले तो उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर थोड़ी देर बाद उसे थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। जब उसने अपने चारों तरफ गौर से देखा तो वो किसी कमरे पे एक बेड पर लेटा हुआ था। वहां से शराब की बदबू आ रही थी। वहीं कमरे के कोने में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। उसे अब इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि वो किसी जंगल में नहीं बल्कि एक कमरे में है। वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं कितनी देर तक बेहोशी की हालत में रहा। मुझे जंगल से यहाँ पर लेकर कौन आया, और अगर मैं यहाँ पर हूँ तो ईबो कहाँ है। अचानक ही वो अपनी कलाई पर अपनी घड़ी ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर वो घड़ी उसके हाथ से गायब थी। अब उसे अपने हाथ पर गुस्सा आ रहा था कि कहीं किसी ने उसकी घड़ी तो नहीं चुरा ली। वो बेड से उठने की कोशिश करने लगा कि तभी अचानक उसे कमर के पास से जोर का दर्द हुआ और वो अपनी कमर पकड़कर वहीं पे बैठ गया। उसने देखा कि उसे कमर के पास बहुत गहरी चोट लगी थी। इसकी वजह से वहाँ एक जगह पर सूजन आ गई थी। फिर उसने मन ही मन सोचा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी कोई हड्डी टूट गई हो। उसकी सांसें अच्छी तरह से चल रही थी, इसलिए उसको इस बात का तो विश्वास हो गया था कि उसकी हालत इतनी बुरी नहीं है।
वो दोबारा से कोशिश करके बेड के ऊपर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा और ईबो को ढूंढना होगा, नहीं तो मैं और भी गहरे दलदल में डूबता जाऊंगा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके कमरे की तरफ आ रहा हो। उस आवाज को सुनकर वो दोबारा से उस बेड पर लेट गया और बेहोश होने का नाटक करने लगा। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में आ गया है और उसके पास बैठ गया है, पर उसे इस बात का तो पता ही नहीं चल रहा था कि वहाँ पर कितने लोग थे और क्या उनके पास हथियार भी है। पर उसे इतना पता चल रहा था कि उन लोगों के शरीर से शराब की बहुत बुरी गंध आ रही थी और वो लोग स्थानीय भाषा में आपस में बात कर रहे थे। जान का बचपन भी वहीं पर गुजरा था, इसलिए उसे वो भाषा बहुत अच्छी तरीके से आती थी। उनमें से एक आदमी ने कहा कि मुझे तो ये लड़का किसी बहुत अमीर घराने का लगता है। इसके पास जो बैग था, तुमने उसे देखा क्या? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उस बैग को खोलकर चेक किया है। उसमें खाने पीने के अलावा कुछ पैसे भी रखे हुए थे। तभी एक भारी भरकम आवाज वाले आदमी ने कहा कि मुझे तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि ये लड़का उस बैग में क्या क्या लेकर आया है, पर इसकी सुंदरता देखकर ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। इसे बेचकर हम बहुत सारा पैसा लेंगे और इसे बेचने से पहले हमें भी इसकी सुंदरता के मजे ले लेने चाहिए। तभी उनमें से उस दूसरे आदमी ने कहा कि मेरे बारे में भी मत भूलना भाइयों। तुम्हें याद तो है ना कि मैं इसे जंगल से उठाकर यहाँ लेकर आया हूँ, इसलिए मेरे हिस्से का भी ध्यान रखना। इसलिए उसकी सुंदरता और उसके पैसे दोनों में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। उसकी बात सुनकर वो आदमी हंसने लगा और कहा कि हम्म, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, पर पहले हमें इसे बेचने का इंतजाम करना चाहिए। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि हमें आपस में झगड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है। हम साथ में 6 लोग हैं, इसलिए सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। और अगर तुम में से कोई भी एक दूसरे से लड़ने के बारे में सोचता है तो उसे मेरी सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, अब अभी चलकर हम कुछ खाते हैं, फिर इस लड़के के बारे हम रात को सोचेंगे कि इसके साथ क्या करना है। फिर सभी लोग एक साथ जोर जोर से हंसने लगे और वहाँ से चले गए। जान को उनकी हंसी साफ सुनाई दे रही थी। वो मन ही मन सोचने लगा कि अभी वो आदमी कह रहा था कि वो मुझे कल जंगल से लेकर आया था। मैं इतने समय तक के लिए बेहोश कैसे रह सकता हूँ? और मेरी घड़ी कहाँ है? और ये इबो क्या कर रहा है? वो अभी तक मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर क्यों नहीं आया? पहले तो मुझे अपनी घड़ी ढूंढनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं इबो को ढूंढ सकता हूँ। फिर वो मन ही मन प्लान बनाने लगा कि अभी तक इबो मुझे यहाँ लेने नहीं आया है, इसका मतलब तो यही हो सकता है कि वो खुद किसी मुसीबत में है, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी निकलकर उसकी जान बचानी होगी। पर उससे पहले मुझे इन मूर्खों को सबक सिखाना चाहिए। उसने अपने आप से कहा कि जान, आज तक चोचंग ने तुम्हें जो भी सिखाया है उसको आज आजमाने का वक्त आ गया है। जैसे ही वो सभी लोग दरवाजे की तरफ जा रहे थे कि अचानक जान बेड से उठकर खड़ा हो गया और उन पर हमला करने लगा। देखते ही देखते उनमें से 4 लोग जमीन पर औंधे मुंह गिरे हुए थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। कहीं इस लड़के के अंदर किसी भूत की आत्मा तो नहीं आ गई है? तभी उनमें से बाकी बचे 2 लोग पीछे की तरफ मुड़कर देखने लगे कि आखिर ये किस तरह की आवाज आ रही है। उन्होंने जैसे ही पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके 4 साथी जमीन पर बेसुध पड़े हुए थे। उन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब लोग अभी जिंदा है या मर गए हैं। पर जान ने उन पर मार्शल आर्ट्स का एक तरीका इस्तेमाल किया था, जिससे वो किसी को भी कुछ ही सेकंडों में बेहोश कर सकता था। आज के लिए इतना ही। क्या जान उन लोगों के चंगुल से निकल पाएगा? क्या वो ईबो को ढूंढ पाएगा, या एक बार फिर ईबो और जान एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको सुनते रहना होगा कनेक्शन ऑफ लव का माई एक्सप्लेनेशन, और इसके लिए आपको मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। तो दोस्तों, जल्दी से मेरे चैनल फिजोशी शुभी को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
और अगर आपको किसी भी तरह की क्यूरी है और मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम @फिजिशीशुभी पर डीएम कर सकते हैं। तो दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।